हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बद्री, धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन आईसीयू पेशेंट, हाउ टू हैंडल द पेशेंट इन आईसीयू बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। क्या फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है आईसीयू पेशेंट में। ठीक है, तो लिखेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन आईसीयू पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट बात करते हैं वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है, उसमें क्या फिजियोथेरेपी आपका फायदा देती है, मतलब क्या काम है आपका फिजियोथेरेपी का। तो मेनली फिजियोथेरेपी का काम क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, पेशेंट का आईसीयू में स्टे कम कराना। ठीक है, तो पेशेंट का आईसीयू में स्टे कम कराना कि कितने कम दिन पेशेंट आपका आईसीयू में रहेगा। ठीक है, बात करते हैं आप वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपको मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं जिससे आपका ऑक्सीजन, आपका O2 आपके लंग्स में भेजा जा रहा है। ठीक है, वेंटिलेटर। अब देखो, अब इसमें बात करेंगे रूट ऑफ वेंटिलेशन कि कौन कौन सा रूट ऑफ वेंटिलेशन होता है जिससे आप ऑक्सीजन दे सकते हो आपके पेशेंट को। तो फर्स्ट है एंडोट्रेकियल ट्यूब, नंबर सेकंड है आपका नेजो ट्रेकियल ट्यूब, और नंबर थर्ड है इसका आपका ट्रेकोस्टोमी। ये तीन मेथड है जिससे ऑक्सीजनेशन होती है। एक आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है आपके पेशेंट को। एंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब मुंह से ट्रेकिया में आपने एक ट्यूब डाली है जिसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेजियोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, ये आपके पेशेंट कौन कौन सा पेशेंट होता है, जिनको आपका अपर माउथ कैंसर। नंबर सेकंड है आपका लोअर जो कैंसर, टंग कैंसर। इन तीन चीजों में आपका नेजोट्रेकियल ट्यूब वेंटिलेशन दिया कि एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको नेजल से जाके ट्रेकिया में डाला जाता है। थर्ड है ट्रेकोस्टोमी। ट्रेकोस्टोमी क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक कोई पेशेंट आपका वेंटिलेट है, जिसको बहुत टाइम तक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उसको ट्रेकोस्टोमी डाला जाता है। ठीक है, तो एक छोटा छोटा आपका रूट ऑफ वेंटिलेशन में आपका ये दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर की जरूरत या इसके कॉम्प्लिकेशन की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं वेंटिलेटर पे जब पेशेंट आता है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट है वेंटिलेटर का कॉम्प्लिकेशन बैप, जिसको बोलते हैं वी बैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नंबर सेकंड है अडेप्टेशन ऑफ वेंटिलेटर। नंबर थर्ड है अडेप्टेशन ऑफ वेंटिलेटर, नंबर थर्ड है
एल्वुलर इंजरी बाय द वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर में क्या है, एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है, उससे आपको एयर भेजी जाती, तो एल्वुलर। नंबर थर्ड है, फोर्थ है जनरल वीकनेस। जनरल वीकनेस क्यों हो रही है? आपके ड्रग्स के कारण, जो भी आपको सेडेटिव ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट, आपका हिले ना, वेंटिलेशन तो सेडेशन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं, जिसके कारण वीकनेस होती है आपकी जनरल वीकनेस। नंबर फोर्थ है जनरल वीकनेस में आपको आपका लिख दिया जाएगा मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस, और नंबर थर्ड है आपका डायफ्राम वीकनेस। ओके, नंबर फोर्थ है कॉम्प्लिकेशन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है और लॉन्ग टाइम तक वेंटिलेटर में। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो वेंटिलेटर में या आईसीयू में पेशेंट पहुंचता तो उसको ये कॉम्प्लिकेशन था। अब बात करते हैं भाई हमारा क्या काम है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है। तो हमारा काम क्या है, वेंटिलेटर से जितना जल्दी हो सके पेशेंट को बाहर निकालना। ठीक है, तो वेंटिलेटर से जितना जल्दी हम पेशेंट को बाहर निकालेंगे, हमारा पेशेंट उतना जल्दी हमारा पेशेंट ठीक होगा। ठीक है, तो बात करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी की। फर्स्ट कंपोनेंट है, आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक कार्डियोवास्कुलर रिहैबिलिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी या वास्कुलर रिहैबिलिटेशन, नंबर दो है मस्कुलोस्केलेटल रिहैबिलिटेशन। कार्डियोवास्कुलर रिहैबिलिटेशन में आप क्या कराएंगे, या कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, दोनों में सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं। कार्डियोवास्कुलर रिहैबिलिटेशन में आप करेंगे चेस्ट पीटी। ठीक है, अगर वेंटिलेटर में पेशेंट है तो आपको चेस्ट पीटी करानी पड़ेगी। ठीक है, तो चेस्ट पीटी क्या करेगी, आपके बैक वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को आपका क्लियर करिए। तो चेस्ट पीटी के कंपोनेंट होते हैं आपका पोस्टर ड्रेनेज, ठीक है, परकशन, वाइब्रेशन एंड सक्शनिंग। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट होते हैं आपके चेस्ट पीटी के। तो आप अब इस चेस्ट पीटी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि किस बहुत बार चीजों में चेस्ट पीटी नहीं दे सकते हैं। तो चेस्ट पीटी को नहीं देने का मतलब कुछ आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें चेस्ट पीटी नहीं दो। फर्स्ट इज आपका फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, उसमें बिल्कुल नहीं दे सकते। दूसरा वायरल निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, आपका इंफ्लेमेटरी सैक में इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं और वाटर रिटेंशन होती है। ठीक है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस एंड वाटर रिटेंशन इन एल्वुलाई लेवल पे। ठीक है, अब अभी पिछले टाइम पे वीडियो आई थी जिसमें क्या है, आपके कोविड के पेशेंट को लोग परकशन दे रहे थे, अनसर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट they will giving a percussion, but when you give a percussion in viral pneumonia patient, so it's so difficult to, you are
इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, क्योंकि आप उसको दिक्कत में डाल रहे हो। ठीक है, अब क्यों दिक्कत में डाल रहे हो, आई विल एक्सप्लेन यू। जस्ट वेट। वायरल निमोनिया में, सॉरी, वायरल निमोनिया में क्या हो रहा है, इंफ्लामेटरी चेंजेस हो रहा है आपके एल्वुलाई लेवल पे। ठीक है, तो एल्वुलाई लेवल पे यू हैव एल्वुलाई लेवल पे आपका इंफ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, अब आपको मान लो ये आपका लंग्स है। ठीक है, वैसे ब्रांचेस इधर की होती है, एक इधर की ब्रांचेस एंड देन ठीक है, तो ये आपका लंग्स है आपका सेम ये। ठीक है, सॉरी पिक्चर में थोड़ा सा ये कराना है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में लंग्स, एक को राइट और एक को लेफ्ट को। ठीक है, मेन बात करो आपका वायरल निमोनिया आपके लोअर लंग में पार्ट में आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यू गिव अ चेस्ट फिजियोथेरेपी परकशन इन लोअर लोब, तो इट विल बी स्कैटर्ड इन मिडिल लोब। ठीक है, अगेन you scattered you give a chest physiotherapy, then your one leg will be affected। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप चेस्ट परकशन दोगे उतना ज्यादा वायरल निमोनिया फैलता रहेगा पेशेंट को। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं पूरी चेस्ट फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आपके वायरल निमोनिया में, लेकिन आप परकशन नहीं दे सकते हो, इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। बहुत सारे आर्टिकल ये कहते हैं कि चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते आप आपके वायरल निमोनिया में। तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, उसका ट्रीटमेंट ये है कि आप उसको पोजिशनिंग और सक्शनिंग, ठीक है, जितना ज्यादा वो पोजिशनिंग और सक्शनिंग देंगे, पोजिशनिंग और सक्शनिंग करेंगे, उतना ज्यादा ये इफेक्टिव है। आप वाइब्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, परकशन वाइब्रेशन, परकशन नहीं दे सकते, वाइब्रेशन एंड सक्शनिंग, एसओएस सक्शनिंग। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को आपका निमोनिया है, ऊपर से आप आपका चेस्ट पीटी देते हो उसको या परकशन देते हो, तो इट विल बी स्कैटर्ड। ठीक है, तो वायरल निमोनिया में आपको याद रखना है, वी आर नॉट गिविंग अ परकशन बिकॉज ऑफ इंफ्लेमेटरी चेंजेस इन सैक लेवल। तो सैक लेवल पे आपका इंफ्लेमेटरी चेंजेस, तो यू कांट गिव अ परकशन, यू जस्ट गिव अ vibration. Number second is a postural drainage. Number third is a सक्शनिंग। ठीक है, सक्शनिंग के दो मेथड होते हैं, एक ओपन सक्शनिंग मेथड होता है, एक क्लोज सक्शनिंग मेथड होता है। ओपन सक्शन मेथड और नंबर सेकंड इज क्लोज सक्शन मेथड। ठीक है, ओपन सक्शन मेथड क्या होता है, वो मेथड होता है जिसमें आप ट्रकोस्टमी को एक बार आप क्या करते हो, 100% ऑक्सीजन कर देते हो। सक्शनिंग के लिए वो वेंटिलेटर में, वो आपका लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, वेंटिलेटर में कितने मोड होते हैं, कितनी सारी चीजें, पर ये अभी मैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी पढ़ा। तो ओपन सक्शनिंग मेथड में क्या होता है, 100% ऑक्सीजन करके आप सक्शनिंग करते हो। क्लोज सक्शनिंग मेथड होता है, वो मेनली आपके ARDS पेशेंट में होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, आपका ऑलरेडी कनेक्ट होता है, उससे आप सक्शनिंग कर सकते हो और
पेशेंट वेंटिलेट होता रहता है। ठीक है, तो ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कैटेगराइज कब करते हैं, इसको ALI भी बोलते हैं, एक्यूट लंग इंजरी। एक्यूट लंग इंजरी किसमें हो रही है, पेशेंट को ARDS और ALI क्या होता है, जब वायरल निमोनिया आपका ज्यादा हो जाएगा तो उसको आप ARDS में कंपेरिजन कर सकते हो। तो ARDS को क्या होता है, जब FiO2 आपकी 40 से एबव चल जाए। नंबर सेकंड कैरेक्टराइज करने को दूसरा क्या है कि पीप आपकी 12 से 15 से ऊपर चले जाए तो आपको ARDS में आपका कन्वर्ट किया जाता है। अब मेन मेथड क्या है, ARDS में भी यू कांट गिव अ परकशन बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी चेंजेस इन योर सैक लेवल। तो आपके सैक लेवल पे उसमें इंफ्लेमेटरी चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं जिसके कारण आप उसको परकशन नहीं देते। तो सेम मेथड उसके साथ भी है कि आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ आपका पोस्टल ड्रेनेज का करवाना है एंड सक्शनिंग कराना है। ठीक है, तो ये रही आपकी बात दो चीजों में जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि और फिजियोथेरेपी ध्यान में रख के और चीजें क्या क्या करवा सकता है। ठीक है, तो और हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं आईसीयू में, वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, लंग कोलैप्स में इफेक्टिव है फिजियोथेरेपी, 100% इफेक्टिव है। ठीक है, आपका और भी सारी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें फिजियोथेरेपी में चेस्ट पीटी एंड सक्शनिंग करवाना है SOS। ठीक है, नंबर सेकंड है आपका, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है, GCS उसका E4 VT M6 है, पेशेंट बिल्कुल ओरिएंटेड है, बात मान रहा है, लेकिन वो वेंटिलेटर पे है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, पेशेंट को बेड साइड में लेके जाके मोबिलाइजेशन दे सकते हो, बेड साइड मोबिलाइजेशन दे सकते हो। वहां पे सबसे पहले बेड साइड को मोबिलाइज कर सकते हो। बेड साइड को मोबिलाइज कर दे, अगर पेशेंट आपका पोस्चरल हाइपोटेंशन में नहीं गया, तो यू कैन शिफ्ट टू चेयर मोबिलाइजेशन। तो पेशेंट को आप चेयर मोबिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पैसिव लिम्ब फिजियोथेरेपी, ओके, आपका पोजिशनिंग, ठीक है, पोजिशनिंग एंड पैसिव लिम्ब फिजियोथेरेपी, ये सारा चीजें आप करवा सकते हो। ठीक है, और पेशेंट अगर एक्टिव है तो एक्टिवली आप उसको बेड साइड वॉक करा सकते हो। ठीक है, बेड साइड वॉक करा सकते हो ऐसे। ठीक है, CTBS में चले जाओ, CTBS आईसीयू में क्या करा सकते हो, सेम प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन आपको क्या कराना, जब पेशेंट को इंटरकोस्टल ड्रेन पड़ाओ तो यू शुड नॉट अप्लाई अ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो CTBS में जब आपको इंटरकोस्टल ड्रेन पड़ा है तो उसमें आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर नहीं करा सकते, सिंपल उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हो एंड हफिंग कफिंग। क्यों नहीं करा सकते इंसेंटिव स्पायरोमीटर, क्योंकि एक बार जब पेशेंट इंस्पिरेटरी फेज में तीनों बॉल उठाएगा तो क्योंकि वो प्लूरा में पड़ी है, इंटरकोस्टल ड्रेन पड़ी होती है प्लूरा में, जब पेशेंट
आपका क्या करेगा, प्लूरा में आपके जब ड्रेन पड़ी है, पेशेंट ब्रीथ करेगा तो इट विल बी चांस ऑफ लंग पंचर। होता नहीं है लेकिन इट्स अ इंडिकेशन साइन ऑफ लंग पंचर। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हो। और जो हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो हम यूज करते हैं वो क्या है, फ्लो सेंसर स्पायरोमीटर है। यू कैन यूज फ्लो सेंसर स्पायरोमीटर, अनदर यू कैन यूज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोनों का काम सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब अगली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या कराना है। ठीक है, 2 स्पायरोमीटर का टाइप बताऊंगा, और जो ये छूट चुका है वो सारा चैप्टर आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। थैंक यू, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।